शारदा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करता हूं और हम आशा ये करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और ऑनलाइन क्लास करते रहिए। आज की क्लास में हमें पढ़ना ये है केमिस्ट्री, जो कि क्लास 9th का इंट्रोडक्शन समझेंगे। आइए देखा जाए, सबसे पहले साइंस क्या है इसके बारे में बताएंगे आप सभी को। पहले आप साइंस का इंट्रोडक्शन समझिए क्या है। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन का हिंदी होता है परिचय। किसका है? साइंस का। एनी स्टेटमेंट आप लिखेंगे कि किसी परिघटना अथवा वस्तु के विषय में, किसी परिघटना अथवा वस्तु के विषय में, किसी परिघटना अथवा वस्तु के विषय में प्रयोग, परीक्षण तथा उसकी प्रयोग, प्रेक्षण तथा उनकी व्याख्या के द्वारा पूर्ण जानकारी प्राप्त जानकारी प्राप्त करने की विधा विज्ञान कहलाते हैं। देखिए, एक बार पुनः सुन लीजिए। बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे वैज्ञानिकों का अपना एक मत है और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना डेफिनेशन भी दिया है। क्या दिया है आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा। किसी परिघटना अथवा वस्तु के विषय में, प्रयोग, परीक्षण तथा उसकी व्याख्या के द्वारा पूर्ण जानकारी प्राप्त करने की विधा साइंस कहलाते हैं। सबसे पहले आप साइंस का यानी विज्ञान का आप डिफिनीशन समझ गए कि साइंस है क्या। साइंस ये क्लास 9th के लिए है, विशेषकर आप लोग ध्यान से समझते रहिएगा। सभी क्लास के बच्चे समझ सकते हैं क्योंकि साइंस उनके यहाँ है, चाहे वो 6 में हो या वो 12th में हो। तो साइंस की डिफिनीशन आप सभी लोग जानिए कि साइंस क्या है। मैंने बता भी दिया। और एक और डिफिनीशन है, हम वैसे जनरल बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि प्रयोग, प्रेक्षण निष्कर्ष से विशेष ज्ञान विज्ञान कहलाता है। यार मैंने लिखा ही है, इसको आप देख लीजिए। अब पढ़ना ये है कि साइंस में हमको, साइंस का इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए। अब साइंस का केस होता है, इसमें कितने पार्ट दिए गए हैं, इसको आप देखिए। साइंस को ओवरऑल 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। आप देखिए, फर्स्ट आपका है फिजिक्स और सेकेंड आपका है केमिस्ट्री और थर्ड आपका है बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, साइंस को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। फिजिक्स है, दूसरा केमिस्ट्री है और तीसरा बायोलॉजी है। फिजिक्स का मीन हो जाएगा भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री का आपका रसायन विज्ञान और बायोलॉजी का आपका होगा जीव विज्ञान, है ना। इसमें भौतिक विज्ञान आपका क्या होगा?
तो आप पढ़े भी होंगे, भौतिक विज्ञान की डिफिनेशन पढ़ाई भी गई होगी। हालांकि मुझे पढ़ाना क्या है केमिस्ट्री, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इसके लिए, फिजिक्स के लिए, कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसकी है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और ये आपका है रसायन विज्ञान, ये आपका है जीव विज्ञान। तो समझ में बातें आ गई कि भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान, इसको भी लिखेंगे कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं उन्हें हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। रासायन विज्ञान क्या है आप समझेंगे कि रासायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन यानी कंपोजिशन इंग्लिश होती है, कंपोजिशन और प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं उन्हें हम केमिस्ट्री कहते हैं। रासायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन और गुणों का अध्ययन करते हैं उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। आगे देखिए आपका है बायोलॉजी। बायोलॉजी कितनी होती है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या है इसे आप समझिए। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। नाम से ही क्लियर है कि जीव का मतलब हो गया जीव जंतु, है ना। यानी कहेंगे कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं वो सब मेरा क्या होता है, बायोलॉजी कहलाता है ना। बायोलॉजी का तात्पर्य वैसे ही जीव के तहत होगा, और बॉटनी भी आती है इसमें, क्योंकि क्लास 9th में उतनी सारी बातें बताई नहीं गई हैं, इसलिए मैं आपको बता दिया। अब आपको पढ़ना है ओवरऑल क्या, केमिस्ट्री इसमें पढ़ना है, केमिस्ट्री को जानना है विशेषकर, है ना। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, ये है आपका दोनों अलग हो जाएगा। बात करना है आपको केमिस्ट्री के लिए, तो विशेषकर आप समझिए। पहले हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री का डिफिनीशन देखेंगे। रसायन विज्ञान, ये क्या करना है, परिभाषा में बताना है। इसको बोलते हैं क्या, केमिस्ट्री बोलते हैं, है ना। सबसे पहले इसकी क्या करना है, परिभाषा देखना है। परिभाषा क्या होता है इसे देखिए। परिभाषा में आप लिखेंगे कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, जिसके अंतर्गत पदार्थों के, इंग्लिश होते हैं इसकी कंपोजिशन, तथा गुणों संगठन तथा गुणों में परिवर्तन का अध्ययन, परिवर्तन का अध्ययन केमिस्ट्री कहलाता है। परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, इसे हम केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई होगी कि क्या है केमिस्ट्री। रासायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, कंपोजिशन बोलते हैं इंग्लिश, तथा गुणों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, तो इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है ना। केमिस्ट्री आप समझ ही गए, हम वैसे इंट्रोडक्शन आपको बता देते हैं कि केमिस्ट्री क्या है ना। एक मिनट रुक जाइए, ऊपर लाइए। आपका होगा कि यूं तो रासायन विज्ञान, यूं तो रासायन विज्ञान का यूं तो रासायन विज्ञान का
विज्ञान की स्थापना का सही समय रसायन विज्ञान की स्थापना का सही समय ज्ञात नहीं है, किंतु नहीं है ज्ञात नहीं है, किंतु आधुनिक रसायन शास्त्र आधुनिक रसायन शास्त्र को विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में स्थापित किया गया। शाखा के रूप में स्थापित करने का पहले श्रेय देख लीजिए। करने का श्रेय अलग शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट वायल। क्या है? श्रेय रॉबर्ट वायल ने दिया। देखिए, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको यही बताया है कि रासायनिक विज्ञान किस सन में रखा गया, इसका नामकरण किया गया। अभी तक कोई इसका समय फिक्स नहीं दिया गया है। यही बताई गई है कि यूँ तो रासायन विज्ञान की स्थापना का सही समय ज्ञात नहीं, किंतु आधुनिक रसायन, मतलब आज इस मॉडर्न पर ये बताया जा रहा है कि आधुनिक रसायन शास्त्र को विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट वायल। रॉबर्ट वायल ने ही एलिमेंट के बारे में डिस्कस भी किया है ना। तो रॉबर्ट वायल ने क्या किया था, इसका क्या किया, नामकरण कर दिया है। आगे अगला पॉइंट स्टार में आप देख लेंगे कि रसायन शास्त्र के उदय के समय रसायन शास्त्र के उदय के समय रसायन शास्त्र के उदय के समय महत्वपूर्ण निष्कर्षों की स्थापना रसायन शास्त्रों के उदय के समय महत्वपूर्ण निष्कर्षों की स्थापना करने के कारण लेवासिए को रसायन जनक माना गया। रसायन जनक, इन्हें रसायन का जनक कहा जाता है। देखिए, हमने 2 पॉइंट आपको दिया है कि रॉबर्ट वायल ने इस बात को तय किया था कि केमिस्ट्री का उदय कब हुआ, किस सन में हुआ, इसके लिए इन्होंने केवल नामकरण कर दिया था मॉडर्न पर, और इसके बारे में अभी तक कोई एक फिक्स टाइम नहीं दिया गया कि केमिस्ट्री किस सन में आई, किस सन में इसको रखा गया। यही बात मैंने अभी बताया है कि केमिस्ट्री क्या है, इसके बारे में डेफिनेशन भी बताया, कितने पार्ट में साइंस को डिवाइड कर दिया गया है वो भी बताया। हमने लिखा यहाँ कि यूँ तो रासायन विज्ञान की स्थापना का सही समय ज्ञात नहीं है, किंतु आधुनिक रसायन शास्त्र को विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट वायल ने दिया है ना, उन्हीं को कहा जाता है। रॉबर्ट वायल ने एलिमेंट के बारे में भी डिस्कस किया। आगे ये तो क्लास 9 की बात है, उसमें दिया गया होगा, अभी पढ़ाएंगे आगे। रसायन शास्त्र के उदय के समय महत्वपूर्ण निष्कर्षों की स्थापना करने का कारण किसने दिया था?
लेवासिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको लेवासिए को रसायन का जनक भी माना गया था। आगे अगला पॉइंट आपका है इंट्रोडक्शन, मतलब आप समझेंगे रासायन विज्ञान का उदय और संक्षिप्त इतिहास क्या होता है। इसमें हम ऐसे बात करते हैं आपसे। रसायन केमिस्ट्री का ही अभी वर्जन है, इसलिए आपको हम जीरो से बताना चाह रहे हैं। और मेरा यही प्रयास है कि जीरो वाला लड़का जो समझेगा तो ऊपर वाला लड़का वैसे ही समझ जाएगा। ठीक है। रसायन विज्ञान का हेडिंग है उदय और संक्षिप्त रूप। आपको पहले आप समझ लीजिए क्या है रासायन विज्ञान का उदय और संक्षिप्त इतिहास। उदय और संक्षिप्त इतिहास क्या है? रासायन विज्ञान को अंग्रेजी में हम किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे केमिस्ट्री के नाम से। काफ़ी मैंने बता भी दिया है और इस बात को ध्यान समझिएगा। रासायन विज्ञान को अंग्रेजी में हम केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं और इस शब्द की उत्पत्ति कीमिया काला से हुआ था। यह एक मिस्र को प्राचीन काल में कीमिया कहा जाता है। कीमिया का अर्थ यही होता है कि देश की काली मिट्टी से घोषित किया जाता है, इसलिए यह आपको क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री शब्द रासायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहा जाता है। रासायन विज्ञान को अंग्रेजी में हम केमिस्ट्री कहते हैं और केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुआ था। कहाँ से हुआ? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुआ और कीमिया एक मिस्र देश का शब्द है, जिसे कहा जाता है मिस्र देश का एक शब्द है। इसमें बताया गया है कि इस देश की काली मिट्टी से इसकी घोषणा की जाती है और इस पूरी परिघटना को हम केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। बहुत सारी इसके लिए बातें हैं, मैं इसे 2 पॉइंट नोट कर देता हूँ इसमें। रासायन विज्ञान को अंग्रेजी में रासायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति कीमिया इस शब्द की उत्पत्ति कीमिया काला से हुई है। बात क्लियर हो गया कि रासायन विज्ञान को हम अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं और इस शब्द की उत्पत्ति कीमिया काला से हुआ है, जो कि यह मिस्र को प्राचीन काल में मिस्र को प्राचीन काल में कीमिया कहा जाता था। कीमिया कहा जाता था। यह देश की काली मिट्टी से काली मिट्टी से देखिए, ध्यान से बात समझिएगा। मैंने इसके क्या बताया है, हिस्ट्री के रूप में बताया है कि केमिस्ट्री को हम रासायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। रासायन विज्ञान को हम अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं और रासायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। यानी केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होता है? कीमिया काला से हुई है। मिस्र को प्राचीन काल में कीमिया कहा जाता था। मिस्र देश यानी मिस्र जो आपका होता है, मिस्र को प्राचीन काल में कीमिया कहा जाता था और यह देश की काली मिट्टी से इसकी क्या नाम है? देश की काली मिट्टी से ये होतक है
अतः इसे कीमियागरी शब्द जो आपका होता है इसे हम केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। केमिस्ट्री आप समझ गए हैं, मैंने इसके पहले भी वो शॉर्ट डिफिनीशन दिया है कि केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कंपाउंड और रिएक्टेंट, यानी आप कहेंगे कि एलिमेंट और ऐसे ही कहिए कि पदार्थों और सब्सटेंसों का अध्ययन करना ही। सर ये आप ये देखिएगा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिकारकों और युक्तों का अध्ययन करते हैं केमिस्ट्री कहलाता है। बहुत सा बार मैंने डेफिनेशन भी बताया है, नोट भी कराया है, उसको आप देख लीजिए, कहीं भी कोई टॉपिक मिस होता है तो उसको आप पूछने का प्रयास करिएगा। आगे हम आपको बताना ये चाहेंगे कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री की शाखा क्या है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। कहीं भी कोई पॉइंट ऐसा हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे से पूछेंगे कि क्या है कैसे है, और वो 1 बाय 1 आपको वीडियो मिलता रहेगा, चाहे मैथमेटिक्स का हुआ, चाहे वो केमिस्ट्री का हुआ और फिजिक्स का हुआ। आप ऑनलाइन क्लास करते रहिए। क्या है रसायन विज्ञान की शाखाएं, रसायन विज्ञान की शाखाएं, यानी बोलेंगे इसको कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की जो ब्रांच है क्या है कैसे, इस बात को आप समझिए। मैंने अभी इसके पहले केमिस्ट्री के बारे में बताया, केमिस्ट्री से पहले साइंस के बारे में बताया, इसकी हिस्ट्री क्या होती है मैंने उसके भी बारे में डिस्कस किया है। अब हमें जानना है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्या है। क्या है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री? ठीक, आइए देखा जाए। केमिस्ट्री को ओवरऑल निम्न भागों में डिवाइड कर दिया गया है। क्या है केमिस्ट्री की जो ब्रांच है, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप में इसे डिवाइड कर दिया गया। पहला आपका थियोरेटिकल केमिस्ट्री होता है। क्या होगा? थियोरेटिकल केमिस्ट्री होता है। बात कर रहे थे अभी तक इसके लिए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के लिए। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्या है इस बात को आप समझ लीजिए। आपके यहाँ थोड़ा सा दिया गया है लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपको कि केमिस्ट्री क्या है। हो ही गया है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि आपका सैद्धांतिक रसायन होता है, दूसरा आपका होता है अनुप्रयुक्त रसायन होता है, और तीसरा आपका कार्बनिक रसायन दिया गया है, चौथा आपका अकार्बनिक है, और अच्छा आपका भौतिक रसायन, और छठा आपका क्या है वैश्लेषिक रसायन दिया गया है। यानी हमें थियोरेटिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, फिजिकल्स और एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में? एनालिटिकल, ANALYTICAL, ठीक है ना। यानी आप समझ गए हैं सैद्धांतिक रसायन। अब आपको क्या समझना है, थ्योरी समझना है कि सैद्धांतिक रसायन होता है क्या। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, सैद्धांतिक रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रसायन विज्ञान के नियमों और परिकल्पनाओं और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। सैद्धांतिक रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा इसके अंतर्गत हम नियमों, परिकल्पनाओं, इसके अंतर्गत हम नियमों और परिकल्पनाओं और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, उसे हम सैद्धांतिक रसायन कहते हैं। सैद्धांतिक का मतलब आप जानते हैं सिद्धांत, नियम, कानून, है ना। नियम कानून आप समझेंगे तो आप समझ जाइए कि अब क्या है थियोरेटिकल केमिस्ट्री चल रही है। क्या स्टेटमेंट एक बार पुनः सुन लीजिए। इस शाखा में रसायन विज्ञान के नियमों, परिकल्पनाओं और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, इसे हम थियोरेटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक, जैसे अभी हमने आपको बताया है रॉबर्ट बायल। ये रॉबर्ट बायल किसके जनक है आप जानोगे। रॉबर्ट बायल जो है एलिमेंटों के जनक माने जाते हैं। एलिमेंट के उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था, खोज किया था। अभी हमने बताया वो केमिस्ट्री का ओरिजिन किसने किया। केमिस्ट्री का ओरिजिन आप देखिए साइंटिस्टों में इनका जनक भी माना जाता है। केमिस्ट्री के जनक लेवासी साइंटिस्ट हैं जिन्हें केमिस्ट्री का निर्माण भी किया था। तो थ्योरेटिकल अब लेवासी के तहत जो डिफिनेशन आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, साइंस केमिस्ट्री में आ जाएगी। यानी सैद्धांतिक रसायन क्या है, सैद्धांतिक रसायन में हम नियमों, परिकल्पनाओं और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, सैद्धांतिक रसायन कहलाता है। स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। आगे क्या है
एप्लाइड केमिस्ट्री। एप्लाइड केमिस्ट्री क्या होता है, इस बात को देखिए। एप्लाइड केमिस्ट्री में हम रासायनिक नियमों और सिद्धांतों के प्रयोग का अध्ययन करते हैं। एप्लाइड केमिस्ट्री में हम रासायनिक विज्ञान, रासायनिक नियमों और सिद्धांतों की परिकल्पनाओं का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम एप्लाइड केमिस्ट्री क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, एप्लाइड केमिस्ट्री। नियमों सिद्धांतों के अध्ययन करेंगे तो आपका हो जाएगा थियोरेटिकल। और अप्लाइड में क्या हो जाएगा, आप समझेंगे कि अप्लाइड में हम इसके नियमों का अध्ययन करते हैं, और उसमें क्या था, नियमों, परिकल्पना और सिद्धांतों का अप्लाइड करते हैं, ठीक है ना। अब आगे आपका है कार्बनिक। कार्बनिक नाम से ही क्लियर है, इसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन होगा। ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन के यौगिक का अध्ययन होता है उन्हें हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या आप समझ जाएंगे कि इस शाखा के अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी जगत आते हैं वो सब क्या होते हैं, कार्बनिक होते हैं। और कार्बनिक रसायन आपका दिया गया है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन की यौगिकों का अध्ययन करते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है ना। आगे भाई आपका दिया गया है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब ये होता है आमिष नहीं, और मतलब कार्बनिक माने होता है कार्बनिक यौगिक, यानी ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन की मात्रा अवेलेबल ना हो उन्हें हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं। आ मीन्स नहीं, और कार्बनिक यौगिक का मतलब कार्बन के यौगिक। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन की मात्रा अवेलेबल ना हो उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं, सॉरी उन्हें हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। समझ में आपको बात आ रही होगी। मैं उम्मीद करता है कि आप लोग ईमानदारी से कापी और पेन लेकर के बैठे होंगे और बैठ करके इसे क्या करेंगे, नोट करेंगे। और कहीं भी कोई भी बातें समझ में नहीं आती तो उसको आप पूछने का भी कार्य करेंगे, ठीक है ना। तो अकार्बनिक हमने आपको बता दिया कि इस शाखा में कार्बनिक यौगिकों के अतिरिक्त, इस शाखा में कार्बन यौगिकों के अतिरिक्त अन्य यौगिकों का अध्ययन होता है, जिसे हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं। भौतिक रसायन में आप समझिएगा, अभी हमने भौतिक विज्ञान के बारे में बताया कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम भौतिक रसायन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक की परिभाषा आपकी हो चुकी है। अब आपको समझना है वैश्लेषित रसायन। वैश्लेषित रसायन का क्या मतलब होता है आप समझिएगा। इसमें सबसे पहले आप यही जानेंगे कि प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी सिस्टम में, प्रयोगशाला में प्रयुक्त नियमों का अध्ययन किया जाता है। यानी वैश्लेषित रसायन रासायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम इस शाखा के अंतर्गत आप समझेंगे कि इस शाखा के अंतर्गत हम प्रयोगशाला के नियमों का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम वैश्लेषित रसायन कहते हैं। मैंने आपको बताया सैद्धांतिक, इसमें नियमों, परिकल्पनाओं और सिद्धांतों का अध्ययन होता है। और अप्लाइड में आप समझ ही गए होंगे, हमने बताया था इस सिद्धांत, इस थ्योरी में हम जिसके बारे में पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि सिद्धांतों और रासायनिक नियमों के तहत, कार्बनिक में कार्बन की यौगिकों के तहत, इनऑर्गेनिक में हम कार्बन के यौगिक के अतिरिक्त कंपाउंड का अध्ययन करते हैं, भौतिक में कार्बनिक और अकार्बनिक के तहत, और वैश्लेषित में प्रयोगशाला के माध्यम से आप इसको क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सभी के मैंने डेफिनेशन आपको बता दिया है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के बारे में मैंने डिस्कस भी किया, आप समझ गए होंगे। कहीं भी कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा तो उसको आप पूछते रहिएगा, एक बार नहीं, आपको जब तक नहीं आएगा तब तक पूछने के आप हकदार हैं, और इसको आप नोट करते रहेंगे, फिर काफी में आप इसको बनाएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, अब बात करना है क्लास 9th में फर्स्ट लेसन के लिए। अभी तक तो मैं केमिस्ट्री का क्या बताया, साइंस में साइंस का इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसके ब्रांच, और आगे हमने बताया केमिस्ट्री के ब्रांच को बता दिया है। अब हमको समझना ये है कि फर्स्ट लेसन है क्लास 9th में, वो क्या है, इस बात को आप समझिए। हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन योर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, आसपास के पदार्थ। इंग्लिश होती है इसकी, देख लीजिए थोड़ा सा, हमारे आसपास की पदार्थ। अब आप
आप देखिए कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या है। हमारे आसपास के पदार्थ का मतलब संसार में असंख्य वस्तुएं हैं। क्या है? संसार में असंख्य वस्तुएं हैं जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा देखते हैं। संसार में असंख्य वस्तुएं हैं जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा देखते हैं। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसका हम देख रेख करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती है वो सब क्या हो जाएंगी? हमारे आसपास के पदार्थ होते हैं। यानी हमें देखना है कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं वो सब आसपास के ही पदार्थ है, जहाँ तक हम देख सके। ठीक है ना? तो ये तो बात किसके लिए है। और टॉपिक आपका फर्स्ट लेसन आपका है। इसमें आपका टॉपिक जो दिया गया है फर्स्ट, वो मैटर दिया गया है। मैटर के बारे में मुझे बताना है। ठीक है? इंट्रोडक्शन आप लिख ही देते हैं, इसका भी इंट्रोडक्शन। क्या होगा? संसार में असंख्य वस्तुएं हैं। संसार में असंख्य वस्तुएं हैं। संसार में असंख्य वस्तुएं हैं जिनका हम अनुभव हमें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। अनुभव हमें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। जिनका अनुभव हमें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, ये सब हमारे आसपास के पदार्थ रहते हैं। जैसे आप कहेंगे कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका आप अनुभव करते हैं। जैसे आप कहेंगे पेड़ पौधे, जैसे पेड़ पौधे, धातु जलाद, धातु जल, बात क्लियर हो गया। संसार में असंख्य वस्तुएं हैं, कोई गणना ही नहीं किया सकता कि कितनी भी वस्तुएं हैं। इसमें कह रहा है कि हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ में हम समझेंगे कि जितनी भी वस्तुएं हमको दिख रही हैं, क्या है? संसार में जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं, ये सब क्या असंख्य वस्तुएं हैं, कोई गणना नहीं किया सकता है। और जिनका हम क्या करते हैं, हमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा, क्या लिखा है? जिनका अनुभव हमें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। अनुभव हमें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, वो सब इसके इंट्रोडक्शन हो जाएंगे। फर्स्ट रीडिंग आपका है मैटर। मैटर में आप क्या कहेंगे? ब्रह्मांड का वह अवयव है। देखिए, मैटर के बारे में हम आपको बता रहे, ध्यान समझिएगा। इधर भी ब्रह्मांड का वह अवयव है जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है, जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है। जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है तथा जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, तथा जिनका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा
इनका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा इनका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। वो सब मैटर होता है। मैटर के लिए हमने आपसे बताई क्या डेफिनेशन इसमें दे रहे हैं कि द्रव्य ब्रह्मांड का एक अवयव होता है। द्रव्य जो होता है, मैटर जो होता है, वह ब्रह्मांड का एक अवयव है। इसमें द्रव्यमान होता है और आयतन होता है, यानी मास और वॉल्यूम होता है, और जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, जिसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, वो सब मैटर कहलाता है। ठीक है ना, मैटर कहलाता है। आप कहेंगे कि संपूर्ण वस्तुएं, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं वो सब मैटर होते हैं। इसमें द्रव्यमान होता है और वॉल्यूम होता है और प्लेस कवर करती हैं, ये सब मैटर होते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु दिखी जाती हैं, चाहे वो लिविंग में हो या नॉन लिविंग में हो, सजीव में हो, एनर्जी में, वो सभी मैटर होते हैं। जो स्थान घेरते भार होता है और वो द्रव्यमान होता है। ठीक है ना, ये सब डिफिनेशन आपका मैटर का हो गया है। जैसे आप कहेंगे क्या हो सकता है इसमें एग्जाम्पल आपका हो गया कि द्रव्य ब्रह्मांड का वह अवयव है जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है और जिसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, ऐसे जल, वायु, लकड़ी, etc। हम आपको यही बता दिए हैं कि आप इसे नोट करते रहिए और टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आएगा, और नहीं आता है तो उसको आप पूछने का प्रयास करिएगा। इस प्रकार से हम आपको 1 बाय 1 करके पढ़ाते हैं। ठीक है ना। पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मैटर्स। पदार्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपके पद हैं, इसे आप समझेंगे कि पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण पद निम्नवत है। फर्स्ट पॉइंट आपका होगा, इसमें टॉपिक में आपको दिया है मास यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान लिखेंगे मास। द्रव्यमान क्या है, इस बात को देखिए। किसी वस्तु में उपस्थित वस्तु में उपस्थित किसी वस्तु में उपस्थित वस्तु की वास्तविक किसी वस्तु में उपस्थित वस्तु की वास्तविक मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि मास का क्या है। किसी वस्तु में उपस्थित, किसी ऑब्जेक्ट आप ले रहे हैं, उसमें क्या है, वस्तु में उपस्थित वस्तु की वास्तविक द्रव्यमान। जो वस्तु की वास्तविक द्रव्यमान होती है उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु की वास्तविक मात्रा को हम क्या कहते हैं, इसका द्रव्यमान कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का जो फिक्स यूनिट होता है, उसका फिक्स मास होता है, फिक्स वैल्यू जो होता है, उसे हम द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित वस्तु की वास्तविक द्रव्यमान मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ ही रहा होगा। अब आप जानते हैं कि द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास को आप m से प्रदर्शित करते हैं। आगे लिख सकते हैं, किसी वस्तु का वास्तविक, किसी वस्तु का वास्तविक किसी वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव, वस्तु का द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है, निश्चित होता है। इसे हम यम से प्रदर्शित करते हैं। इसे यम से
क्लियर हो गया होगा आपको। कहीं भी कोई पॉइंट समझ में ना आएगी तो उसको आप पूछेगा। कह रहा है किसी वस्तु में उपस्थित वस्तु की वास्तविक मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, और किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव जो वस्तु होता है उसका द्रव्यमान आप जानेंगे फिक्स होता है, और इसे हम यम से प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यम से क्या करते हैं, इसे हम प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया है आपको किसकी डिफिनेशन, मास की डिफिनेशन क्लियर हो गई है। अब आप देख लीजिए वेट, वेट मीन्स हो गया भार, भार। भार की डिफिनेशन आप समझिए क्या है। पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल द्वारा खींचती है उसे हम भार कहते हैं। यानी पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल द्वारा खींचती है, जिस बल द्वारा खींचती है, जिस बल द्वारा खींचती है या आकर्षित करती है, आकर्षित करती है, उसे हम भार कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम भार कहते हैं। देखिए वेट जो आपका होता है, वेट मीन्स होता है भार। भार और मास में बहुत ही डिफरेंस होता है। देखिए मास को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो ऑब्जेक्ट की जो वास्तविक यूनिट होती है, मात्रा होती है, उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। जबकि आपको यहाँ W से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। और पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है वो उसका क्या होता है, भार होता है। ठीक है ना। इसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप देखेंगे कि भार को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम समझ में आ गई होगी बात। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको वेट को। वेट आप क्लियर हो गया कि पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है उसे हम भार कहते हैं, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कहेंगे W से। ठीक है, अगले दिन में अगली टॉपिक बताएंगे आपको, रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट, द्रव्यमान तथा भार में संबंध। हेडिंग आप डाल लीजिए, और अगले दिन आपको पढ़ाएंगे कि द्रव्यमान एवं भार में संबंध क्या है। हेडिंग, रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट, रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट। ये हेडिंग आपका अगले दिन बताया जाएगा। आज के लिए यही विराम है। धन्यवाद। शेष अगली वीडियो में।